नमस्कार। कैप्टन सिन्हा पॉडकास्ट में हमारे आज के मेहमान हैं प्रोफेसर विजय कुमार। इनसे एक बार पहले भी बात हो चुकी थी जब ये भागलपुर यूनिवर्सिटी में गांधीयन स्टडीज के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट थे। इनका बहुत बहुत धन्यवाद। आज ये हमारे पास आए हैं। हमें इनमें एक चीज कॉमन है और वो है हम दोनों को इस बात की फिक्र है कि बिहार का क्या किया जाए, इसे बेहतर कैसे किया जाए। इनके पास कुछ कंक्रीट सुझाव हैं। संप्रति ये कांग्रेस पार्टी में अ, किसान से कृषि से संबद्ध विभाग के हेड हैं बिहार के लिए, और बाकी इनका परिचय थोड़ा ज्यादा लंबा है। हम लोग अब सीधे मुद्दे पर आएंगे, इनसे सुनेंगे। प्रोफेसर साहब जी। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने बुलाया मुझे इस काम के लिए, और दर्शक मित्रों को भी धन्यवाद देंगे। बिहार की तरक्की के लिए आपके पास कुछ कंक्रीट सुझाव हो तो बताइए, कैसे किस सिस्टम से इसे ठीक किया जाए। बिहार की 78 साल की बीमारी का कुछ तुरंत का इलाज। बिहार की तरक्की को लेकर जब हम बात करते हैं तो हमें यह स्पष्ट होना चाहिए कि हमारे पास क्या चीज है। तो आप देखेंगे कि संसाधन के रूप में आपके पास एशिया महादेश का सबसे उपजाऊ जमीन है, और प्रचुर मीठा जल भी है और अतिरिक्त वर्षा जल भी है। तो क्या हम जल प्रबंधन का कोई एक ठोस कार्यक्रम बना सकते हैं? क्या हम अपने अतिशय उपजाऊ जमीन को इस लायक बनाए रख सकते हैं कि वो उपज देती रहे? और इसके लिए जो जरूरी गवर्नेंस है वो हम दे सकते हैं क्या? हमारे पास जो हुनर और कौशल उपलब्ध है उसको हम इस काम में नियोजित कर सकते हैं क्या? तो मेरे कहने का आशय यह है कि आज जो बिहार में दिख रहा है, जिसमें राजनेता लोग भी बोल रहे हैं, पार्टियां भी बोल रही हैं कि पलायन एक बड़ा मसला बन गया है बिहार का, मैं थोड़ा इसको अलग ढंग से देख पा रहा हूं। पलायन मसला नहीं है, पलायन परिणाम है, कारण नहीं है। हमको कारणों की तलाश करनी चाहिए कि आखिर वो क्या कारण है कि हमारे लोगों को पलायन करना पड़ रहा है। कुछ कारण बताइए। मैं एक कारण तो तात्विक है, वो इस रूप में देखता हूं कि जब किसी भी काम को सम्मान नहीं हो और उसमें जीने लायक आमदनी नहीं हो तो वो काम कोई करना नहीं चाहता है। हमने विकास की जिस योजना को स्वीकार किया आजादी के बाद, उस विकास योजना ने खेती पर अतिरिक्त बोझ बढ़ाया। अतिरिक्त बोझ आबादी के रूप में भी बढ़ाया, और जो हमारे परंपरागत हुनर थे, कारीगरी थी, हमारी जो कामगार जातियां थी, उन सबको मजबूरन खेतिहर मजदूर में बदलना पड़ा। और खेतिहर मजदूर का जो काम रह गया वो जरूर आवश्यकता अनुसार रोटी नहीं दे पा रहा है और सम्मान भी नहीं है। तो जो तमाम उत्पादक समूह है बिहार का, उसका पूरा अस्तित्व दांव पर लगा हुआ मुझे दिख रहा है। जैसे मैं उदाहरण से दूं कि जब हम खेती और किसानी की बात करते हैं तो साफ रहने की जरूरत है कि वह जो खेत का मालिक है, वह जो खेत का मालिक नहीं है लेकिन खेती करता है ठेके पट्टे पर, वह जो मजदूर है खेती पर आश्रित है, वह जो कारीगरी है खेती पर आश्रित है, वह जो मछली उत्पादन करता है, वह जो पशुपालन करता है, वह जो बकरी पालन करता है, इस तरह के तमाम उत्पादक समूह, कच्चे माल के उत्पादक समूह, इसकी पर्याप्त संभावना है हमारे बिहार में कि हम अपने श्रम शक्ति को शिक्षा की उस पद्धति से जोड़कर, जिसमें उत्पादक श्रम का सम्मान निहित हो और आजीविका समृद्ध हो, तो हम एक बड़ी योजना बना सकते हैं। और मेरी अपनी समझ है कि जब हम सम्मानजनक बोलते हैं तो सम्मानजनक ही बोलते हैं। आज क्या कारण है कि लोग खेती करना नहीं चाह रहे हैं?
खेत छोड़कर लोग भाग रहे हैं। तो उनको जरा देखना पड़ेगा कि इसके पीछे कारण क्या है। तो जरा अगर ये हम कर पाते हैं तो मेरी समझ है कि 5 साल के अंदर बिहार में 1 करोड़ लोगों को ठोस रोजगार दिया जा सकता है और सम्मानजनक रोजगार दिया जा सकता है, जीने लायक रोजगार दिया जा सकता है। डर है दूसरी बात का, जिसको खोलना बहुत जरूरी है। ये पूरी दुनिया की जो इकोनॉमी है, मॉडल ऑफ डेवलपमेंट है, डेवलपमेंटल पॉलिसी है, वो ये कह रहा है कि अब मुनाफे का एक ही क्षेत्र बचा है, वो है कच्चे माल का दोहन। और कच्चा माल खेती से पैदा हो रहा है, कच्चा माल जमीन से पैदा हो रहा है। तो इसके आधार पर जब आप मुनाफा की पूरी रणनीति बनाएंगे तो मुझे इस बात का डर है कि आने वाले समय में जमीन किसानों के हाथ से जाने वाली है और पूरा का पूरा उत्पादक समूह फिर से एक दूसरे तरह के मजदूर में परिणत होने वाला है। एक बात गौर करने के लिए, कोई बोलता नहीं है विकास को लेकर। 70% लोग अमूमन गांव में बसते हैं। क्या हम ये सवाल खड़ा कर सकते हैं सरकारों के सामने कि आप देश के कुल संसाधन का बंटवारा करते समय, विकास के लिए बंटवारा करते समय 70% संसाधन गांव को दें? कोई नहीं बोलता है। नारे तो लग रहे हैं, जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी, ये सब चीज। तो 70% लोग गांव में हैं, तो खेती का इतना बड़ा योगदान है, तो आप 70% संसाधन गांव को दीजिए। तो ये मैंने एक सुझाव केवल दिया। रिक्वेस्ट है, अगर आप पब्लिक को एड्रेस करके बोलें। जी जी जी, तो सवाल मैं पूछ रहा हूँ जी जी, लेकिन सुनना चाहें कि पब्लिक तो ज्यादा अच्छा रहेगा और हाँ। कंक्रीट अगर सॉल्यूशन दे सके तो वो इंटरेस्टेड है कंक्रीट सॉल्यूशन। तो एक बात मैं ये कह रहा था आपसे। दूसरी बात जो मैं कहना चाह रहा हूं कि जब हम खेती और रोजगार और शिक्षा को जोड़कर चीजों को देखेंगे तो कोई रास्ता निकलेगा। उसी में बिहार जैसे राज्य में एक हाइट ये है कि हमारे पास प्रचुर जल मात्रा है, मीठा जल भी है और खारा जल भी है। और दूसरा सच ये है कि बिहार सबसे ज्यादा बाढ़ और सुखाड़ के रूप में पीड़ित है। ये स्थिति बनी क्यों है? इसलिए बनी है कि हमने अपने विकास के नीतियों के केंद्र में बाढ़ नियंत्रण योजना तो रखा है, लेकिन जल प्रबंधन नहीं रखा है। अगर हम वो कर सकें तो मुझे उम्मीद है कि इसमें बड़े पैमाने पर इस तरह के कार्यक्रमों को हाथ में लेकर आप आगे बढ़ सकते हैं। एक सेकंड, ये जो पॉडकास्ट है वो थोड़ा आपके क्लासरूम से डिफरेंट लगे, इसके लिए मुझे याद दिलाते रहे। आप प्रोफेसर हैं तो आप 45 मिनट एक बात को बताते हैं। जी जी जी, मैं ये कहना चाहूंगा कि आप जो कह रहे हैं कि ऐसा हो तो ऐसा होगा, अब एक लाइन में मैं कहूँ कि अच्छी सरकार हो तो सब कुछ होगा। मैं आपसे सहमत हूँ। तो हम अच्छी सरकार हो और जिम्मेदार सरकार हो। हाँ, तो इसी पर आ जाए ना, चुनना हमें है तो हम जिम्मेदारी से अच्छी अब आया जाए। हमारे पास गवर्नेंस के 3 स्टेप्स हैं। एक पंचायती राज है, दूसरा बिहार सरकार है, तीसरा दिल्ली की सरकार है जी। तो दिल्ली और पटना की सरकार को तो सब लोग समझते हैं, जानते हैं, और वो बुद्धिमानी से उन्होंने अभी पंचायती इलेक्शन नहीं होने जा रहा है। जी जी, मैं पूरी कर और अभी पार्लियामेंट का भी इलेक्शन, केवल मैं कह दूं इसको। मैं आपको दोबारा बुलाऊंगा ना। जी जी, जब पंचायती, मैं थोड़े आपको छोड़ने वाला हूँ जल्दी। जब पंचायती चुनाव का समय आएगा तो आप फिर यहीं इसी कुर्सी पर होंगे। लेकिन अभी जो बिहार सरकार बननी है, कुछ महीने बाकी है, क्यों ना हम उसकी बात करें। मैं उसी पर आ रहा था जी, कि बिहार में एक ऐसी सरकार हो जो जिम्मेदार हो, रेस्पॉन्सिव हो और अच्छी हो, गुड गवर्नेंस वाली हो। तो अब तक जो लोग थे अगर उनको हम ट्राई करते हैं तो वो तो फेल रहे हैं हमेशा, उनसे उम्मीद नहीं है। जो नया आएगा देखिए, जुआ खेलने वाली बात है कि वो मैं उस तरह से कहने की स्थिति में नहीं, और मैं भरोसा भी नहीं रखता हूं। हमारी जो भी सरकारें बनती रही हैं बिहार में, इस भाषा का इस्तेमाल मैं करना नहीं चाहता हूं। करना तो पड़ेगा कि सभी के सभी निकम्मे थे या ये थे। मैं रिजल्ट सामने है।
मैं जिस बुनियादी सवाल पर आ रहा हूं वो सवाल ये है, 1000 किलोमीटर साइकिल चला करके किसी मजदूर को जो टिकट कटाने लायक नहीं उसको जी रिजर्वेशन जी में जी टिकट जी, आगे आगे आना आगे पड़े, गुजरात जाना पड़े, जहाज मैं पकड़ने उसी के लिए। बात को बार बार कह रहा हूं कि पूरी दुनिया की जो विकास नीति है वो उत्पादक तबके के खिलाफ है। ये रिजल्ट लिया गया है, रिजल्ट हुआ नहीं है। कारण है मोड ऑफ डेवलपमेंट। डेवलपमेंट मॉडल पर चर्चा किए बगैर किसी अच्छी सरकार की और जिम्मेदार सरकार की कल्पना करना एक तरह से बेईमानीपूर्ण बात तो होगी। रिजल्ट ये बताता है कि अब तक की किसी सरकार ने ये चर्चा नहीं की, वो नहीं दिया। बिहार क्या गलत कहा? बिहार में चीजें घटित हुई हैं, बड़े पैमाने पर बिहार में भूमि का हस्तांतरण भी हुआ है। जमींदारी उन्मूलन इसी बिहार में हुआ है। इसी बिहार में बोधगया मठ की 10,000 एकड़ से ज्यादा जमीनें बांटी गई हैं। इसलिए अच्छे काम नहीं हुए हैं ऐसा मैं नहीं मानता हूं, और इस भाषा का मैं इस्तेमाल भी नहीं करता हूं। मेरी समझ ये है कि जैसी अच्छी सरकार होनी चाहिए वैसी नहीं मिली है। जी आप उन पर पता नहीं राम कर रहे हैं। जी हमें सुनना तो पड़ता है, पूरा इंडिया हमें पिछड़ा कहता जी है। मैं इतनी आसान भाषा में तो नहीं बात करूंगा। आगे मैं ये केवल कह रहा जो हूं काम नहीं करता है उसे मैं निकम्मा कहता कि हूं। जब हम गवर्नेंस पर बात करते हैं तो गवर्नेंस की जो मूल इकाई है उसको इनकार नहीं कर सकते हैं। तो उस पर कभी सोचा जाएगा कि अगर बिहार के विकास की कोई ठोस बात होगी तो पंचायत का गवर्नेंस सबसे कारगर सिद्ध होगा, कोऑपरेटिव सबसे कारगर सिद्ध तो होगा। संविधान में बदलाव किया जाए, पंचायत को सारा पावर दे दिया जाए, अपनी कानून इच्छा में से, बदलाव तो वो तो केंद्र करेगा। जी आपने दिया भी है 73वें और 74वें संशोधन में। आपने जितना दिया है कम से कम उतना तो ट्रांसफर करिए। प्रोफेसर साहब, मैं सीतामढ़ी से हूँ और एक गांव में, वही जिस गांव में से मैं हूँ, मुझे मुखिया का एक सिग्नेचर चाहिए था। जमीन की बिक्री के लिए एक सिग्नेचर उसका जरूरी था। वो वंश वृक्ष पर कहीं, जी जी, वंशावली पर जिसे मैं मुखिया समझ रहा था, 3 साल से बाद में मालूम हुआ कि वो मुखिया है ही नहीं, वो तो मुखिया पति है। जी मुखिया जी को हमने खोजा, वो गांव में कहीं खेत में घास काट रही थी, वो दस्तखत नहीं कर पाती थी। वो बड़ी मुश्किल से, उसने कहा कि वहां जाना पड़ेगा, उसके घर जाना पड़ेगा बाद में। तो पता चला कि मुखिया और मुखिया पति का कंसेप्ट बिहार में है। चुनाव मुखिया का होता है, राज मुखिया पति करता है। उस पंचायती राज पर मैं कितना भरोसा करूं? दूसरे अन्य राज्यों में भी है। मेरा केवल इतने ये जवाब मैं आपसे एक क्यों एक करूंगा? एक एक दूसरे मिनट राज्यों में है मैं और नहीं नहीं अफ्रीका हमसे ज्यादा पिछड़ा है, ये मैं नहीं कहूंगा। नहीं, मैं बिहार की वो बात नहीं कह रहा हूं, मैं दूसरी बात कह रहा हूं। जी, मैं केवल ये कह रहा हूं कि इस तरह की जो परेशानियां आप महसूस कर रहे हैं, देख रहे हैं, क्या पंचायत प्रतिनिधि अलग से भ्रष्ट हैं? भ्रष्ट तो पूरा राज्य है, जी सिस्टम है, मैं मानता हूँ तो इसको। बस वहीं से हम चला जाए। यहाँ उसके लिए हम नहीं बैठे, हम बैठे हैं कि 3 महीना हमारे पास है, जी जी इलेक्शन सामने जी है, जी, वही हम मैं क्या कह रहा हूं। करें आप बताएं। हम तो बहुत साफ साफ कह रहे हैं जी, कि ऐसी सरकार हो जो भूमि के को सम्मान दिला सके, खेती को, जनता को एड्रेस करके बताइए। जो खेती को सम्मान दिला सके और खेती में लगे हुए लोगों को सम्मान दिला सके। ऐसी सरकार हो जो ग्रामोद्योग को, खादी को, उद्योग धंधों को आगे बढ़ावे। सम्मान शब्द आपका फेवरेट है, ये मैं देख रहा हूँ। आप रोटी और सम्मान, रोटी और सम्मान, मैं केवल रोटी की बात करूंगा। सम्मान, रोटी अगर भरपेट मिले, सम्मान हो जाएगा। जी, आप जी रोटी की बात कीजिए। उसको रोटी कैसे मिले जो पंजाब नहीं जाए, तो गुजरात? मैंने कहा कि पंजाब में जो लोग जाते हैं जी, वो मर्जी से नहीं गए हैं, मजबूरी में गए। मजबूरन गए हैं, जी, कितना शौक है पंजाब। तो उस मजबूरी को समाप्त करने की शुरुआत की जाए। करिए ना, आप बताएं। अच्छी सरकार जो बनेगी, तो कैसे बनेगी? जी कैसे बनेगी? अभी तो बिहार में आपके पास 2 मॉडल है जी, दिखता हुआ। जी, एक एनडीए का मॉडल है, दूसरा महागठबंधन का मॉडल है। जी, सच्चाई यह है, जमीनी सच्चाई, कि यही 2 मॉडल जनता के बीच में है। मुझे तीसरा मॉडल कोई दिख नहीं रहा है। क्यों? एक नई पार्टी आई है और काफी जोश खरोश से बड़ी चर्चा हो रही है उसकी। हाँ, अभी तो 4 उपचुनाव हुए थे, उसमें हम देख चुके हैं। जी, वो तो हमने भी देखा था। सही बात है, लेकिन वो स्ट्रेटेजी फेल कर गई थी, इस बार काम कर जाएगी।
बड़े अब स्तर छोड़ दिया जाए उसको, चूंकि मैं वो सैंपल था फेल कर जी गया। जनसुराज का मैं पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वर रहा हूँ, अरे फिर तो आपसे बेहतर कोई बता ही इसलिए नहीं सकता। मुझे जो उसके अनुभव प्राप्त हुए हैं जी, वो पूरी तरह से एक नया प्रयोग है कॉर्पोरेट जगत का, कॉर्पोरेटीकरण का। कॉर्पोरेटीकरण ऑफ पॉलिटिक्स। जी जी जी, बिहार में न करे तो बेहतर होगा, यहाँ हाँ, तो सीधी राजनीति इसलिए उसको छोड़ दिया जाए। मैं कह रहा था कि एनडीए है और महागठबंधन एक है। चीज मैं पूछना चाहूंगा, चूंकि आप जुड़े हुए थे, जिसने पैसा लेकर 7 बार 7 लोगों को जिताया, खुद से कहा है उन्होंने जी कि वो स्ट्रेटजी बनाते थे 100 करोड़ से ज्यादा लेते, 100 करोड़ से ज्यादा 200 करोड़ 300 करोड़ कुछ भी हो सकता है, लेकिन 100 करोड़ से ज्यादा ये तो उन्होंने माना है। 7 बार किया। अब लगता है मार्केट नहीं था, कोई और 100 करोड़ देने वाला नहीं आया, तो उन्होंने, बाहुबली ने कहा चलो खुद खड़ा हो जाते हैं इलेक्शन में। पहले यह बाहुबली औरों को जिताते थे। देखिए, यह भी जो प्रचार है ना, वो कॉर्पोरेट का खेल है, क्योंकि बड़े तीखे सवाल हैं कि अगर जिताने की क्षमता उनके अंदर होती जी तो उत्तर प्रदेश में खाट पंचायत का भट्ठा क्यों बैठा दिया? क्योंकि जनता नहीं थी साथ। सर, इसका मैं एक जवाब दूं। एक जी सज्जन ने किताब लिखी, यू कैन विन, जी नाम नहीं बताऊंगा, सब जानते हैं, बेस्टसेलर थी अपने टाइम की, यू कैन विन। और उसके बाद वो इलेक्शन में खड़े हुए जी और हार गए। क- किताब लिखना दूसरे को वो जिताना अलग चीज जी होती जी है। जो लोग अंबानी और अडानी के लिए काम करते हैं, एमबीए करके आते हैं, वो खुद अपनी कंपनी पान की दुकान भी कभी नहीं। भाई, चुनाव इन्होंने जिताया नहीं, चुनाव में ये गीत गाने की भूमिका में जरूर रहे, तो गीत गाया इन्होंने ठीक से, इसलिए उसको छोड़ दिया जाए। हम कहना चाह रहे थे कि एनडीए है, महागठबंधन है। तुलनात्मक रूप से मुझे जी महागठबंधन ज्यादा समावेशी दिखता है। उसकी जो पूरी प्रक्रिया है, तुलनात्मक रूप से मैं कह रहा हूं, आदर्श नहीं कह रहा हूं, तो ये जो तुलनात्मक रूप से है, तो मुझे अगर पूछिएगा तो बिहार की जनता को, बिहार के नौजवानों को गंभीरता पूर्वक ये विचार करना चाहिए कि हम 2014 से जिस पक्ष में बोल रहे हैं, आवाज उठा रहे हैं, क्या अच्छे दिन आने के आसार वहां से दिख रहे हैं? अगर दिख रहे हैं तो जरूर वोट करना चाहिए, नहीं दिख रहे हैं तो मैं उनको थोड़ा जी बहुत पॉलिश नहीं बोल पाता हूँ, मैं तो सीधा कहता हूँ कि एक मोदी जी हैं, एक राहुल जी हैं, आप किसके हाँ पक्ष ठीक में है। हैं? जी, अब उसमें मुझे एक ही टिप्पणी करनी है कि राहुल को देखने का हमारा नजरिया साफ होना चाहिए। अब मुझे ठीक से बैठना पड़ेगा, जी क्योंकि बड़ी इंटरेस्टिंग बात आप कर रहे हैं, और पूरा भारत अभी अलर्ट मोड में आ गया होगा जी कि मैं चुनाव और कांग्रेस को 3 हिस्से में देखता हूं इतिहास में। एक हिस्सा 1952 तक का कांग्रेस है, 1885 से लेकर, उसके पीछे हजारों बड़ा व्यक्तित्व खड़ा है, चाहे गांधी हो, सुभाष हो, सब लोग बड़े बड़े लोग, वो एक अलग दौर है। इतिहास से निकले थोड़ा, अभी अभी आ जाए। एक मिनट सर, पूरा कर अभी रहा। तो उनका ये है कि आप मैं कांग्रेस में। आज इतने देर में मैं आ गया होता उस पर। दूसरा दौर है 52 से लेकर 2013 तक का, जो सत्ता का इतिहास है। जी तो सत्ता में घटनाएं घटित हुई हैं, उस पर बहुत डिबेट करने की जरूरत नहीं है। तीसरा है सत्ता विहीन कांग्रेस का इतिहास, वो है 13 से 25 का, जो राहुल का कांग्रेस है। मुझे ऐसा व्यक्तिगत तौर पर एक गांधी विचार के विद्यार्थी होने के नाते मुझे महसूस होता है कि राहुल गांधी आज की भाषा में उस तरफ बढ़ते हुए दिख रहे हैं जिसको कभी गांधी ने अंतिम जन कहा था। ये मेरी समझ है, मैं मेरे बताऊं, ऑब्जर्वेशन मैं है। उसको मैं जी मैं प्रोफेसर नहीं था कभी, और मेरी भाषा थोड़ी थोड़ी क्रूड होती है थोड़ी। मैं तो जनता में से हूँ, मैं तो पेशेवर पत्रकार भी नहीं हूँ। अगर कांग्रेस पार्टी इस परिवार के मुंह से निकल पाए, तो आज भी मैं कहूंगा कि भाजपा से ज्यादा पुरानी पार्टी है, राष्ट्र स्तर की पार्टी है, और एकमात्र विकल्प है। जो किसी भी रीजन से भाजपा से दुखी होंगे वो कांग्रेस की ओर जा सकते हैं। और सबसे बड़ी बात कि विपक्ष के बिना प्रजातंत्र नहीं चल सकता है। जैसे एक अच्छी सरकार जरूरी है, उसी तरह से एक अच्छा विपक्ष भी बहुत जरूरी है, और कांग्रेस वो विकल्प हो सकता है।
लेकिन मुसीबत ये है कि आप जैसे लोग भी अगर अपनी पार्टी को समझा सके कि इस परिवार के मुंह से तो निकलो, ये अब शुरू हो जाए मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, और उसके बाद तो बढ़ते चले जाए, वाड्रा तक पहुंच जाएंगे। ये तो प्रजातंत्र नहीं होता है सर। देखिए, मैं एक राय देना चाहूंगा श्रोताओं को भी कि परिवारवाद पर विचार करते समय इसको थोड़ा बड़े कैनवास पर देखना चाहिए दिखा दीजिए। कि हमाम में कितने सभी नंगे हैं। ये तो नहीं हुआ, हम तो अपनी सफाई की बात कर रहे हैं, बाकी जो नंगे जी जी, हैं आगे आगे मैं पूरी कर लूं। उनसे हम कंपेयर क्यों करें? नहीं, एक स्थिति। अभी बात कांग्रेस की हो रही है, सर कांग्रेस बेहतर हो सर सकती सर है। सर 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 कहीं से हम किसी की भी बात करेंगे तो हमको कोई ना कोई डेडलाइन बनाना पड़ेगा, तो नहीं चलिए, है। सब नंगे हैं, मान लेता हूँ। चलिए आगे मैं कह रहा हूं कि दूसरा सच ये है कि किसी भी दल का कोई भी नेतृत्व हो, उनका बेटा, उनका बच्चा, बेटी अगर सामाजिक काम में सक्रिय होता है, जनता के बीच काम करता है, मुझे पता, तो उसको पद पाने का और सत्ता हासिल करने का पूरा हक होना चाहिए। मुझे पता था आप इस पर आएंगे। जी, मुझे यही एकमात्र अस्त्र है कि संविधान में कहाँ लिखा है कि इसका बेटा मुख्यमंत्री नहीं बनेगा। जी, ये मुझे मैं पता था। संवैधानिक बात नहीं कर रहा हूं, मैं व्यवहारिक बात कर रहा आप हूं। उसी पर आ चुके हैं। ये व्यवहारिक नहीं है। ये इसका यही है कि एक आदमी जेल जाएगा तो उसकी पत्नी बनेगी मुख्यमंत्री, उसको कुछ है तब तक में बेटा बड़ा हो जाएगा, उसको दिया जाएगा। ये तर्क नहीं ये है। तो हर दल में है। नहीं है सर। मैं नाम गिना दूं? मैं भी नाम गिनाऊं? मोदी का बेटा नहीं है ठीक है, प्रधानमंत्री के आगे लाइन में। बढ़िए। अडवाणी का और इसका कोई मोदी को लाइन में नहीं है। बेटा ही नहीं है तो हाँ, किसको तो नहीं रखेगा? है, लेकिन लाइन में तो नहीं है ना। कल को तो राहुल का बेटा भी नहीं रहेगा लाइन में। हाँ, तो फिर ये तो बात नहीं हुई ना कि बेटा। शादी ही नहीं की है बेचारे ने। प्रोफेसर साहब, प्रजातंत्र की बात हो रही है, राजतंत्र को अंदर घुसाने की कोशिश मत कीजिए। मैं भी अलर्ट आदमी हूं। मैं राजतंत्र का समर्थक वो नहीं नहीं हूँ। चलेगा कि कहाँ लिखा हुआ है कि आप उसको नहीं डाल सकते हैं। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। मैंने जो उदाहरण दिया कि एक जेल जाए तो उसकी पत्नी, उसके बाद उसका बेटा, ऐसे नहीं चले। मैं ऑब्जेक्टिव तरीके से बात कर रहा हूँ आपको मैं कह रहा हूँ कि राहुल गांधी पिछले 20 सालों से सामाजिक जीवन में सक्रिय हैं। क्या इस सक्रियता को आप कहेंगे कि बेईमानीपूर्ण सक्रियता है? नहीं जी, सक्रिय है, मानता हूँ, हमेशा देखता हूँ, यात्रा करते अब आइए तो जो उनको समझ में सक्रिय आती है। है। जी जी, मेरा ये कहना है कि कांग्रेस में अगर ऊपर आना है तो आप क्यों नहीं, विजय कुमार क्यों नहीं, वो क्यों जो आपसे कम जानकार है चीजों का, आप क्यों नहीं? क्या सरकारें जो बनी हैं उसमें गैर गांधी परिवार नहीं आया है क्या? नरसिंह राव जी कौन थे? लाल बहादुर शास्त्री जी कौन किसी थे? को घसीट के सड़क पर डाल दिया गया। एक हमारे बिहार से भी था, उस बेचारे के धोती खुला हुआ वाला फोटो सबने देखा हुआ है। कहाँ किसी को दिया? सबको हटा करके वो परिवार लाठी के हाथ से वहां मैं जम गया। प्रश्न बहुत साफ उठा रहा हूं। क्या नरसिंह लाल बहादुर शास्त्री गांधी परिवार में थे? नरसिंह राव जी गांधी परिवार में थे? मैं लाल बहादुर शास्त्री की बात आई तो मैं कहता हूं कि बड़े आदमी के साथ उनका बर्थडे था, मैं उनको ज्यादा पूछता हूँ। आदर्श है, आज भी उनकी तुलना की जाती है कि एक ट्रेन का एक्सीडेंट हुआ, क्या रेल मंत्री ने रेजिग्नेशन दे दिया, आज भी चर्चा होती है। मैं तो भक्त जब हम 75 साल की बात करते हैं, उसी कांग्रेस को अब क्या हो गया है जी तो कि जमानत पर घूम रहा है आपका प्रधान आपकी पार्टी का, आपको पता है। आप क्यों नहीं उसकी जगह? बड़े अच्छे अच्छे लोग हैं, क्या जरूरत पड़ी कि थरूर छिटकने की कोशिश कर रहे हैं? काबिल हैं, रह सकते। देखिए, थरूर साहब बड़े नेता हैं पार्टी के, और इसलिए उसको अभी हम उस रूप में देख नहीं पा रहे हैं। हमारे बगल में कांग्रेस का एक बैठा हुआ है कार्यकर्ता जो काबिल है। मैं आपकी सिफारिश आपसे कर रहा हूं कि आप आगे क्यों नहीं, परिवार क्यों? आप केंद्र में जाने योग्य, आप केंद्र में पहुंचते नहीं। मुझे तो जो जिम्मेदारी पार्टी ने दी है वो जिम्मेदारी तो यहाँ ऐसे ही मिलती है ना। नहीं, मैं काम भी कर रहा हूँ उसको लेकर, ऐसा नहीं कि जिम्मेदारी को मैं बात पूरी करना चाहता था। लेकिन ऐसा है, देखिए, इसमें कोई पॉलिटिकल हमारी कोई समय सीमा नहीं है, लेकिन हम बिहार से पॉलिटिकल ट्रिक का सवाल नहीं है। कंक्लूड कर रहा हूं मैं केवल। मेरा मानना है, नहीं मानूंगा मैं, मेरा स्पष्ट मानना है जी कि राहुल गांधी सामाजिक जीवन में आकर जितने सक्रिय हैं, इस सक्रियता के साथ नेतृत्व की दावेदारी का
एक प्राकृतिक हक उनको है। जी चलिए, हक तो है, हक से मैं जी। नहीं अलग हो रहा हूँ, हक है और उन हक निभा भी रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, सब कुछ है। बिहार की राजनीति में क्या आपको लगता है कि कांग्रेस कमबैक करेगी, आएगी, पावर में आएगी? मैं देख पा आप रहा हूं किसके साथ आ रहे हैं? आप कि किसके मैं साथ देख हैं? पा रहा हूं कि पिछले मुकाबले आप तो फिर राजद के साथ ही रहेंगे ना, कांग्रेस के? मैं देख रहा हूं कि पिछले मुकाबले कांग्रेस इंक्रीज कर रही है, आगे बढ़ रही है। इससे ज्यादा मैं अभी कोई टिप्पणी नहीं करना चलिए, चाहता। एक और सवाल, खरा सवाल। जो नई पार्टी आई है, जन स्वराज, अगर वो जीतती है तो वो किसका वोट काटेगी? अगर वो जीतती नहीं भी है तो वोट किसका काटेगी? भाई, ये सवाल तो जनसुराज से जुड़ा हुआ है, उनको पूछना चाहिए। आएंगे आने वाले हैं। मैंने बहुत साफ शब्दों में आपसे बताया कि जनसुराज कॉरपोरेट का एक नए प्रकार का प्रयोग है और बिहार की जनता कॉरपोरेट के पक्ष में नहीं है, ये मुझे पता है। इसलिए जनसुराज का मैं कोई सत्तात्मक कोई भविष्य नहीं देख पा क्या रहा। आपको ऐसा लग रहा है, कड़ा सवाल पूछ रहा हूँ, कि जन स्वराज के पीछे कोई विदेश की ताकत है जो बिहार को अस्थिर करना चाह रहा है? मेरे मन में बहुत छोटा सवाल आता केंद्र है। के शासन को अस्थिर करना चाह मेरे मन में बहुत छोटा सवाल है कि ये तो बड़ी बात है, जांच का विषय है। मैं जो कहना चाह रहा हूं वो ये कि भाई, पिछले 3 साल से जनसुराज के अगुवा प्रशांत किशोर जी जितने बड़े पैमाने पर संसाधनों का उपयोग कर रहे हैं, इसमें तो 30 बार ईडी उनके घर आना चाहिए था, नहीं आ रहा है। ये तो तो इसके संकेत तो दूसरे मिल रहे हैं। ईडी जाने, सवाल आपका सही है। हाँ, उनके पास पैसा है, उन्होंने कहा है 100 करोड़ से ज्यादा वो एक बार में कमाते हैं, 7 बार तो कमा अब चुके मैं हैं। जितना समझ पाया हूं तो 100 करोड़ से ज्यादा वो खर्च कर चुके हैं। इसका मन आजकल वो भिखमंगे हो गए हैं। नहीं, 100 करोड़ से ज्यादा नहीं खर्च किया है। और साल मैं जितना समझ पाया हूं ये मैंने कहा। इसलिए देखिए, वो मुद्दा नहीं एक है। और सवाल जो मैं चौंकाने के लिए कैमरे की तरफ देखकर हमेशा बोलता हूँ, क्या सही है कि टिकट के लिए पैसे खर्च करने पड़ते हैं, चुनावी टिकट के लिए? अब और बड़ी पार्टी 5 करोड़ मांग रही है, नई पार्टी हम 50 तो लाख मानती है। हम तो अपनी पार्टी के बारे में बता सकते हैं। कांग्रेस कितना मानती है? हमारी पार्टी में बहुत स्पष्ट नीति है कि टिकट के मामले में कोई लेन देन नहीं होगा। अच्छी जानकारी मिली। ये मैं एकदम सही सही जानकारी दे रहा जी हूं, जी। मुझसे भी कहा गया है, तो इसलिए मैं जानता हूं उस बात को। आप, स्पष्ट सवाल, आगे आने वाले इलेक्शन में चंद महीने बाद टिकट का बंटवारा तो खैर आप खड़े हो रहे हैं एमएलए में, और अगर खड़े हो रहे हैं तो किस कंस्टिट्यूएंसी से? लोकतांत्रिक तरीके से ये हक पार्टी का है। पार्टी तय करेगी कि आगने वाले समय में हमारी क्या भूमिका होगी। लेकिन इच्छा तो आपको जाहिर करनी होगी, तभी तो दिया जाएगा। मुझे तो नया राहुल गांधी नहीं बुलाएंगे एक साथ जब मिलकर हम सब लोग काम कर रहे हैं तो मुझे लगता है कि हम में से हर एक की इच्छाओं का एक दूसरे को जानकारी है। तो आपकी इच्छा है इस बार एमएलए में आने की? अभी तो आप बहुत young हैं। सवाल मेरी इच्छा का नहीं है, सवाल है कि अगर जरूरत महसूस करेगी पार्टी जी कि हमें विधानसभा में जाना चाहिए, जी। तो मुझे पूरा भरोसा है कि पार्टी कंस्टिट्यूएंसी, इनकार नहीं वैसे आप करेगी। जहां से आते हैं आपकी कंस्टिट्यूएंसी का नाम तो कुछ होगा ना? 152 बिहपुर विधानसभा। बिल्कुल। 152 जी नंबर जी कंस्टिट्यूएंसी जी है, जी। बीरपुर है आपका। इसीलिए क्या लीजिएगा? ये डेमोक्रेटिक तरीके से पार्टी का हक है फैसला लेना, वो उनके जिम्मे है। और जिस बात के लिए हम दोनों बैठे थे कि ये इलेक्शन बेहतर हो सके, मैं किसी पार्टी का नहीं हूँ, इतनी देर नहीं, में मैं आप समझ ठीक गए है, हो। मैंने कहा भी नहीं मैं किसी आपको। पार्टी का नहीं हूँ, आप किसी पार्टी के हैं, लेकिन मैं बिहार को बहुत प्यार करता हूँ और मेरे ऊपर कर्ज है। मेरे स्कूल फी बिहार सरकार ने दिया था, कॉलेज फी में भी बहुत कम पैसा हमने दिया था, बिहार सरकार बाकी पैसा देती थी। प्रोफेसर का जितनी सैलरी होती वो मेरे इससे नहीं होता, फीस से। देखिए, मैंने अब तक कुछ भी चुकता नहीं किया। इस बार मैं आया हूँ, ये कैमरा लाइट सब कुछ लेकर के मैं इसलिए आया हूँ कि मैं लगातार लोगों को याद दिलाता रहूं कि चुनाव सामने है, इस बार वो गलती मत करना। इस बारे में मैं आपसे सहमत हूं कि मैंने भी बिहार का ऋण अदा नहीं किया है।
एक कोशिश लगातार कर रहे हैं पिछले 50 साल से। 74 में चूंकि हम लोगों ने नारे लगाए थे कि भ्रष्टाचार मिटाना है, नया बिहार बनाना है, तो वो दर्द है और उस कोशिश में लगे हुए हैं कि बिहार बदले, सही दिशा में बदले, अच्छी सरकार आने वाले समय में बने और जवाबदेह सरकार बने। ये हम सबकी कोशिश होगी। इस कोशिश के क्रम में ही राजनीति है, संभावनाएं कई तरह की हैं। तो उन संभावनाओं के मद्देनजर हम ये देख पा रहे हैं कि हमारी पार्टी कांग्रेस आज के तारीख में 2025 में जुलाई महीने में ना तो डरी हुई है किसी से, ना सहमी हुई है। अपनी क्षमता का आकलन करते हुए वो अपना काम कर रही है पार्टी। इसलिए देखते हैं जनता मौका देगी, क्योंकि हम बिहार की सत्ता से पिछले 35 सालों से बाहर हैं। तो सत्ता की जो भी नाकामियां आज दिख रही हैं, उसका एक बड़ा हिस्सा दूसरे स्वरूप में है। तो कांग्रेस एक कोशिश कर रही है कि हम जनता के दिलों पर फिर से अपना प्रभाव कायम कर सकें, और इसके लिए जिस शालीनता और जिस दृढ़ता की जरूरत होती है, उस पर पार्टी के अंदर एक सकारात्मक बहस है। ये बात तो जरा आगे की हो गई, फिर भी आप कार्यकर्ता हैं तो आपको कुछ आइडिया होगा कितनी सीटों पर कांग्रेस लड़ेगी इस बार बिहार के इलेक्शन में? हिस्सेदारी कितनी मिलेगी आपको? राजद कितना रखेंगे? और भी कुछ पार्टियां होंगी साथ में, वो कितना, आप कितने पर लड़ेंगे? गठबंधन के नेता लगातार आपस में बात कर रहे हैं। 243 में से कितने? जी, गठबंधन के नेता लगातार आपस में बात कर रहे हैं और जल्द ही आपको सारी सूचनाएं भी मिल जाएंगी, चूंकि वो मेरा अधिकार क्षेत्र नहीं है। मैंने पहले किया। हाँ जी, इसीलिए लेकिन यहाँ तो हम पॉडकास्ट में तो बातें होती हैं, कुछ जरा गेस कीजिए, जनता का लाभ होगा जो सुनेंगे। आपका ये वीडियो बहुत लोग सुनेंगे, ये आप हम गठबंधन में हैं। गठबंधन में जो शामिल दल हैं वो भी हमारा आज परिवार का हिस्सा है। इसलिए गठबंधन ही तय करेगा कि राजद कितने सीटों पर लड़ेगा, कांग्रेस कितने सीटों पर लड़ेगी, माले कितने सीटों पर लड़ेगा, वीआईपी कितने पर लड़ेगा, हमारे साम्यवादी साथी कितने पर लड़ेंगे। ये नेता हैं और सब अच्छे नेता हैं, वो आपस में संवाद कर रहे हैं, लगातार बैठकें चल रही हैं। मानता हूँ आप कभी नहीं कहेंगे कि इतने सीट पर, क्योंकि आप उस पद पर नहीं हैं, इसलिए अनुचित होगा आपका कहना। लेकिन आप बेहतर करेंगे इस बार बिहार में, ऐसी उम्मीद आपको है? ये उम्मीद है जी कि बेहतर करेंगे और जनता को उस सच को दिखा पाएंगे जो सच अच्छे दिन के आड़ में आए हैं। जी, तो मैं आपको बड़ा हूं उम्र में, जी बात दे सकता हूँ कि आप बेपुर से खड़े हो, जीते, और जो भी हो बिहार बेहतर करे। हम तो आपके माध्यम से करोड़ों बिहार वासियों को भी प्रणाम करेंगे और उनसे आशा रखेंगे कि हमको, हम में से किसी को भी 7 पीढ़ी ऊपर का नाम नहीं याद है, लेकिन हम जातीय उन्माद में जाते हैं, सांप्रदायिक उन्माद में जाते हैं। इससे बाहर निकलें और बाहर निकलकर एक अच्छी सरकार, उनको बताइए, अच्छी सरकार और जिम्मेदार सरकार की कल्पना करें। अगर उसमें कांग्रेस उनको कहीं मदद कर सकता है तो कांग्रेस भी इस बात का आकांक्षी है कि बिहार वासियों का आशीर्वाद कांग्रेस को मिले। आपसे 2 रिक्वेस्ट जी। दोबारा जब आपकी जरूरत हो बुलाऊं तो आने की कृपा करें। नहीं, जरूर आएंगे। की है। दूसरा, आपके जाने के बाद ये कुर्सी खाली होगी, मैं यहीं बैठा रहता हूं, मैं यहाँ से हटता नहीं हूँ। कोई भी व्यक्ति जो आपको लगे कि यहाँ आकर के एक इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट इंटरव्यू दे सके, प्लीज मेरा फोन नंबर आपके पास है। नहीं, जरूर करूंगा। यहाँ भेज दीजिएगा, इस काम हम को उनका उसी तरह से स्वागत करेंगे जैसे जी इस काम को करेंगे और पार्टी के दायरे से बाहर निकलकर भी करेंगे। जी, बिहार को केंद्र में रखकर हमारी पार्टी, हमसे कोई पूछे किस पार्टी से है तो बिहार पार्टी, मेरी पार्टी तो बिहार। इसीलिए आप देख रहे होंगे कि मैं बहुत गार्डेड बात कर रहा हूं, क्योंकि मैं काउज को नष्ट होते नहीं देखना चाहता हूं। हाँ, नहीं, आप तो गार्डेड बात करनी है जी। आपके तो प्रोटोकॉल है। बिहार का जो मसला है वो कहीं अंधेरे में ना चला जाए। बिहार ही मसला है और कुछ नहीं। जी, वही मैं कह रहा हूँ। तो इसलिए बच्चों को रोजगार मिले, जी, बस। यहाँ इंडस्ट्री
फैल जाए पूरे स्टेट में, गली गली में इंडस्ट्री हो, क्योंकि केवल किसानी से हमारे बच्चों के पास आज कोई स्कोप नहीं बचा है कि वो करें क्या। इस स्थिति में हम पहुंच गए हैं या, और उनके सामने चुनौती ही चुनौती है। आगे भी आपके पास कोई सुझाव हो तो हमें जी, फोन पर बताइए, निश्चित मैं रूप से आपकी तरफ देंगे। से जनता को बता दिया जी। करूंगा। और यहाँ आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जी, नमस्कार। प्रणाम। Free audio post production by alphonic.com.